हेलो स्टूडेंट्स, जनरल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में लास्ट वीडियो में हमने किया था प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी हमने स्टार्ट की और उसमें दो स्टेप हमने किए थे और क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग एंड और ड्रेसिंग। तो और ड्रेसिंग हमारा कंप्लीट हो गया था, दो स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो आता है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, थर्ड स्टेप है। तो व्हाट इज़ कैल्सिनेशन या रोस्टिंग? बेसिकली कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों ही प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर हैं, हीटिंग ऑफ ओर, वेदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इनको हमें लेते हैं, पहले लेते हैं हम कैल्सिनेशन, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर बिलो मेल्टिंग पॉइंट इन एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में या फिर बहुत कम एयर की प्रेजेंस में, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर की प्रेजेंस में हीट करना ओर को, दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। और इसी तरह से ये हमारा रोस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन एक्सेस ऑफ एयर, इन एक्सेस ऑफ एयर। अगर एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है रोस्टिंग कहलाएगा, एयर की एब्सेंस में हीट किया जाता है देन इट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो ध्यान रखना, बड़ा सिंपल है, याद रखना। बच्चे मोस्टली गलती करते हैं यहाँ पर, डेफिनेशन में रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं इसको। तो ध्यान रखना, रोस्टिंग RO, ओ मीन्स वही ऑक्सीजन, आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है शुरू से ही, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन CALCIN, ऑक्सीजन नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ एयर ATIO, या फिर थोड़ी सी लास्ट में सप्लाई ऑक्सीजन की दी जाती है। तो कैल्सिनेशन, या जिसको हम बोलते हैं कैल्सिन्ड ओर, कैल्सिन्ड ओर, एंड दिस इज कॉल्ड रोस्टेड ओर। तो रोस्टेड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। तो याद रखना, बच्चे गलती यहाँ करते हैं, उल्टा कर देते हैं, कैल्सिनेशन में प्रेजेंस कर देते हैं, रोस्टिंग में एब्सेंस कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो कुल मिलाकर हमारा कैल्सिनेशन हो गया, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर बिलो मेल्टिंग पॉइंट इन एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, एंड रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन एक्सेस ऑफ एयर। तो व्हाट हैपन्स व्हेन हीटिंग इज डन, व्हाट हैपन व्हेन कैल्सिनेशन इज डन, और व्हाट हैपन्स व्हेन रोस्टिंग इज डन। तो इसमें पॉइंट्स हैं। पहला आपका मॉइस्चर इज ड्रिवन आउट व्हेन ओर बिकम्स ड्राई एंड ओर बिकम ड्राई। बात कर रहे हैं हम कैल्सिनेशन की, कि जब कैल्सिनेशन किया जाता है मॉइस्चर अगर है वो रिमूव हो जाएगी। इफ एनी वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज प्रेजेंट they will be removed, that will be removed. So some hydrated ore becomes anhydrous. Carbonate ore are converted into oxide. जिंक कार्बोनेट अगर है, जब आप उसको हीट करोगे इट विल कन्वर्ट इनटू जिंक ऑक्साइड एंड CO2, या लेड कार्बोनेट है तो लेड ऑक्साइड एंड CO2. So these are the reactions that occurs during calcination, and during roasting if we have sulfide ore that will convert into oxide. If an organic matter is present that will get destroyed. कोई organic matter है, कोई डेड बॉडी पार्ट्स है, कोई प्लांट्स के लीफ वगैरह हैं, तो वो भी बर्न होकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इम्प्योरिटीज लाइक सल्फर, आर्सेनिक, फास्फोरस आर कन्वर्ट इनटू द वोलेटाइल ऑक्साइड एंड गेट रिमूव। सल्फर अगर प्रेजेंट है कोई एज इम्प्योरिटी, वो रिमूव हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। फास्फोरस अगर आपकी प्रेजेंट है P4O10 में कन्वर्ट हो गया, दैट विल आल्सो गेट रिमूव्ड। तो व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग कैल्सिनेशंस। तो ये आपका थर्ड स्टेप है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। और इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स अगर आप ध्यान से देखें तो जब भी हम कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करते हैं, कार्बोनेट ओर्स हैं वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, सल्फाइड ओर हैं वो भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुल मिलाकर कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के बाद हमें ऑक्साइड की फॉर्म में ओर मिलता है। जो ऑलरेडी ऑक्साइड हैं दे विल रिमेन ऑक्साइड, अगर सल्फाइड हैं दैट विल कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, कार्बोनेट है दैट विल आल्सो कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। तो कुल मिलाकर आफ्टर कैल्सिनेशन या रोस्टिंग वी गेट ऑक्साइड ओर। अब हमारा काम क्या होता है, इस ऑक्साइड में से, जैसे हमारा काम है इस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव करके आयरन मेटल प्रोड्यूस करना, या जिंक ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन को रिमूव करके जिंक मेटल प्राप्त करना, कॉपर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन को रिमूव करके कॉपर को प्राप्त करना। तो कुल मिलाकर अब हमारा काम रह गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड
रिडक्शन। तो रिडक्शन अब हमारा इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है कि अब हमें जो मेटल ऑक्साइड मिला है और मिला है उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करके हमें मेटल प्राप्त करना है। तो नेक्स्ट स्टेप इज अवर रिडक्शन। तो रिडक्शन कैसे की जाए, बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है स्मेल्टिंग। ऑक्साइड ऑफ द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक जिंक, लेड, आयरन, कॉपर आर रिड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग विद कोक। कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उसको हीट किया जाता है। तो आपके जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, FeO प्लस कार्बन, Fe प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह से जो हमारा ऑक्साइड और है वो मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे देन इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से पहला हमारा एक मेथड है स्मेल्टिंग। इट इज़ यूज्ड फॉर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, हीटिंग विद कार्बन। दूसरा मेथड होता है हमारा एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। अब एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस उन मेटल्स के लिए यूज़ की जाती है जो कार्बन के द्वारा रिड्यूस नहीं किए जा सकते। रिडक्शन बाई एल्यूमिनियम ये होती है। अब जो मेटल्स कार्बन के द्वारा रिड्यूस नहीं कर सकते या जिनको कार्बन रिड्यूस नहीं कर सकता, अब उनके लिए यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम, जैसे क्रोमियम और मैंगनीज हैं। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज़ देखें या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में एल्यूमिनियम क्रोमियम और मैंगनीज से ऊपर आता है, मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो वहाँ अब एल्यूमिनियम को आप यूज़ कर सकते हो। एल्यूमिनियम खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्रोमियम और मैंगनीज को रिड्यूस कर देगा, जैसे कि ये रिएक्शन दे रखी है। सर्टेन ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड या मैंगनीज ऑक्साइड एटसेट्रा कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाई कार्बन। सच ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड बाई एल्यूमिनियम। क्रोमियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस हीट, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैंगनीज एंड हीट। तो यहाँ पर हमारा एल्यूमिनियम क्रोमियम या मैंगनीज को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड एल्यूमिनोथर्माइट या सिंपली थर्माइट प्रोसेस भी बोल देते हैं। इसमें हीट काफ़ी प्रोड्यूस होती है। एक बात ध्यान रखने की कि इसमें हीट काफ़ी प्रोड्यूस होती है। इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि जो मेटल प्रोड्यूस होगा वो मेटल इज प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन फॉर्म। मेटल पिघल जाता है, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। एंड दैट इज वाई दिस थर्माइट प्रोसेस इज आल्सो यूज्ड फॉर वेल्डिंग। दिस थर्माइट प्रोसेस इज आल्सो यूज्ड फॉर welding. Reduction of Fe2O3 with aluminum is used for welding process and hence is also called thermite process. तो दो हमारे ये मेथड हो गए। पहला स्मेल्टिंग, कार्बन के साथ रिड्यूस करना। जो कार्बन से रिड्यूस नहीं हो सकते उनको फिर हम हाई रिएक्टिव मेटल एल्यूमिनियम से रिड्यूस करते हैं। लेकिन अब कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो एल्यूमिनियम से भी रिड्यूस नहीं हो सकते, जो एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव हैं, उनको एल्यूमिनियम रिड्यूस नहीं कर सकते, जैसे आपका सोडियम वगैरह है। उसके लिए फिर हमारा जो तीसरा मेथड होता है वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड या क्लोराइड्स इन द फ्यूज स्टेट। जैसे कि आपकी सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड की जब इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है, करंट पास की जाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ चुके हैं। सोडियम क्लोराइड विल डिसोसिएट इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन एंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड cation goes to cathode, anion goes to anode. At cathode reduction takes place, at anode oxidation takes place. तो कैटायन सोडियम आयन कैथोड पर जाएंगे, दे इट विल गेट रिड्यूस टू प्रोड्यूस सोडियम मेटल, एंड एनायन एनोड पर जाएंगे, दे विल गेट ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस। तो यहाँ सोडियम मेटल आपको प्रोड्यूस हो जाता है। तो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो ये आपके रिडक्शन मेथड है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका जो मेटल मिला इसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उस इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है रिफाइनिंग। लेकिन रिफाइनिंग से पहले रिडक्शन मेथड में ही हम एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, वो है हमारा एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम, एलिंगम डायग्राम इज बेसिकली गिव अस आइडिया कि विच मेटल कैन बी यूज्ड फॉर रिडक्शन, कहाँ पर एल्यूमिनियम यूज़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमारा एलिंगम डायग्राम आता है। तो पहली बात तो एलिंगम डायग्राम क्या है। एलिंगम डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच गिव्स वेरिएशन ऑफ डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज विद टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। ये आपकी डेफिनेशन है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग वेरिएशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी
विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इज नोन एज एलिंगम डायग्राम। ये आपकी डेल्टा जी है, डेल्टा जी इस तरफ और इस तरफ आप टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ डेल्टा जी किस तरह से चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड योर एलिंगम डायग्राम। दिस ग्राफ इज कॉल्ड एलिंगम डायग्राम। ध्यान रखना ये, इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डेफिनेशन में है आपका द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग वेरिएशन ऑफ डेल्टा जी विद टेम्परेचर। डेल्टा जी और टेम्परेचर का वेरिएशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इज कॉल्ड एलिंगम डायग्राम। तो कैसे है इसको ज़रा आप समझेंगे हम। बेसिकली आपकी जो एलिंगम डायग्राम उसके फीचर्स, पहले तो ज़रा मैं आपको एलिंगम डायग्राम के बारे में बता देता हूँ। सपोज कीजिए आपकी जो रिएक्शन है वो ये आपकी रिएक्शन है। अब ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए एलिंगम डायग्राम होते हैं, ये भी ध्यान रखना। सपोज करो मैं रिएक्शन ले रहा हूँ, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस Al2O3। सपोज कीजिए आपकी रिएक्शन है सॉलिड गैस सॉलिड। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन थी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये जो हमारा एलिंगम डायग्राम का ग्राफ है इसी इक्वेशन पर बेस्ड है। ध्यान रखना, डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर, डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर। अब यहाँ पर जो आपका माइनस डेल्टा एस तो हो जाएगा स्लोप और डेल्टा एच हो जाएगा इंटरसेप्ट। वही आपकी लीनियर इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें स्लोप जो है माइनस डेल्टा एस होता है और स्ट्रेट लाइन आएगी। लीनियर इक्वेशन आपकी डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसमें भी स्ट्रेट लाइन आती है। तो कैसे आएगा ग्राफ आपका, देखिए ज़रा। अब इस इक्वेशन के अंदर जब स्लोप हमने कहा कि माइनस डेल्टा एस है, पहली बात। अब डेल्टा एस एंट्रोपी, अब देखिए ज़रा, सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है, गैसेस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है। यहाँ पर हमारे पास 3 मोल गैस थे, यहाँ पर 1 भी मोल गैस का नहीं है। मतलब नंबर ऑफ गैस मोल्स डिक्रीज, मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में जो मेरा स्लोप होगा, स्लोप है मेरा माइनस डेल्टा एस, और जो डेल्टा एस है चेंज इन एंट्रोपी वो है नेगेटिव, डिक्रीज हो रही है। तो कुल मिलाकर इसमें स्लोप आएगा पॉजिटिव और लाइन आएगी स्ट्रेट। स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव, डेल्टा एस डिक्रीज हो रही है और स्लोप होता है माइनस डेल्टा एस। डेल्टा एस नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव स्लोप मेरा पॉजिटिव हो जाता है। और देखते हैं जैसे कार्बन का है, कार्बन का जो है कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस CO2। अब यहाँ पर कार्बन सॉलिड है, 1 मोल गैस 1 मोल गैस, तो मोल ऑफ गैस रिमेन सेम, मतलब एंट्रोपी विल रिमेन सेम। तो यहाँ जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल पैरेलल लाइन आ जाएगी, स्लोप 0 रहेगा। इसी तरह से अगर हम रिएक्शन की बात करें, C प्लस हाफ O2 CO। अब यहाँ पर आपका हाफ मोल है गैस का, ऑक्सीजन का, और यहाँ 1 मोल है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये भी गैस है। तो गैस के मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। एंट्रोपी इंक्रीज का मतलब है कि डेल्टा एस इज पॉजिटिव। तो जो स्लोप होगा, स्लोप जो इसमें हमारा होगा वो माइनस डेल्टा एस। अब डेल्टा एस पॉजिटिव है तो स्लोप विल रिमेन नेगेटिव, तो यहाँ जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से ये हमारा जो ग्राफ बनता है डेल्टा जी वर्सेस टाइम, वो आपका स्ट्रेट भी हो सकता है, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है। इस ग्राफ को हम एलिंगम डायग्राम बोलते हैं, जहाँ पर स्लोप आपका माइनस डेल्टा एच के बराबर है और जो इंटरसेप्ट है वो डेल्टा एच के बराबर होगा। तो ये हमारा एलिंगम डायग्राम होता है। इसमें ध्यान रखना, कई बार स्लोप जो बैंड भी आ जाता है लाइन के अंदर, वो बैंड आता है चेंज ऑफ स्टेट की वजह से, हाइड्रेटेड फॉर्म से अनहाइड्रस में कन्वर्ट होता हो तो, या अल्फा से बीटा एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट होता हो, तब हमारा ये बैंड इस तरह से आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये बैंड आ गया।
ये देखिए ज़रा, इसमें मैग्नीशियम में दिखाया हुआ है, यहाँ पर बैंड आ गया। तो इस तरह से भी बैंड आपका आ सकता है। तो खैर ये तो आपका एलिंगम डायग्राम हो गया। इस एलिंगम डायग्राम की क्या खासियत है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद है, देखिए ज़रा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ द प्लॉट्स ऑफ डेल्टा जी वर्सेस टी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट के ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए, कार्बन से कार्बन मोनोक्साइड बनना या कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनना या कार्बन मोनोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनना, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनना, ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए ये ग्राफ होता है। अकॉर्डिंग टू डेल्टा जी is equal to delta H minus T delta H and delta S remains almost constant for the reaction. Therefore, delta G versus T plot a straight line is obtained with slope minus delta S. The oxide reaction generally delta and G decreases. Oxide formation में mostly गैस के मोल डिक्रीज होते हैं, मतलब एंट्रोपी डिक्रीज होती है, नेगेटिव होती है, तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। द एंट्रोपी डिक्रीजेज, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया आपका, नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा से लीड टू द पॉजिटिव स्लोप, ये हम अभी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। हैंस स्लोप ऑफ द मोस्ट ऑफ द लाइन इन एलिंगम डायग्राम इज पॉजिटिव, मोस्टली का स्लोप जो है वो पॉजिटिव होता है। ईच प्लॉट इज स्ट्रेट लाइन, एट सम प्लेसेस देर इज ए चेंज इन स्लोप ड्यू टू द चेंज इन फेज, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड, कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहाँ पर वो बैंड आता है उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। एन एलिमेंट हुज free energy of formation of oxide lies below to that of the other can act as reducing agent। अब इस एलिंगम डायग्राम में ये ध्यान रखना है, जो नीचे है वो ऊपर वाले के लिए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकता है। जैसे कि देखिए ज़रा, एलिंगम डायग्राम हमारा ये था। अब इसमें देखिए, मैग्नीशियम का एलिंगम डायग्राम नीचे है, एल्यूमिनियम का ऊपर है, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब ये एल्यूमिनियम का, ये जिंक का है, जिंक का एलिंगम डायग्राम ऊपर है, एल्यूमिनियम का नीचे है, तो एल्यूमिनियम कैन बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड। जो नीचे है ऊपर वाले के ऑक्साइड के लिए, ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड के लिए एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जा सकता है। ये एलिंगम डायग्राम पे ध्यान रखना, ये डेल्टा जी जीरो है, डाउन द आओगे आप डेल्टा जी और भी ज़्यादा नेगेटिव होती चली जाएगी। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमने बताया था कि डेल्टा जी नेगेटिव हो तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, जितनी डेल्टा जी नेगेटिव होगी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम। ये एल्यूमिनियम का है और कार्बन का, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, देखिए जरा, मान लीजिए हमारी एक रिएक्शन है, हम जानना चाहते हैं कि क्या कार्बन को एल्यूमिनियम के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो किन कंडीशंस में। क्या हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस कर सकते हैं, ये रिएक्शन हमें चेक करनी है। इसके लिए मान लीजिए डेल्टा जी नोट, इसके लिए चेंज इन फ्री एनर्जी है। तो इसमें दो रिएक्शन मान के चलते हैं हम, एक एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्साइड फॉर्मेशन है दोनों रिएक्शंस, तो इनके लिए एलिंगम डायग्राम होगा। अब एल्यूमिनियम के लिए जो एलिंगम डायग्राम होगा, सॉलिड गैस सॉलिड, इस तरफ 3/2 1.5 मोल्स ऑफ गैस हैं, यहाँ पर एक भी नहीं है, एंट्रोपी डिक्रीज, सो स्लोप विल बी पॉजिटिव। कार्बन के लिए आधा मोल गैस था, यहाँ 1 मोल गैस है, यहाँ पर आपकी हाफ मोल ऑफ गैस टू 1 मोल, 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज हो रहे हैं, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों का अगर हम ग्राफ देखें तो इस तरह से आएगा आपका। एल्यूमिनियम के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव हो गया। कार्बन के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव है तो स्लोप नेगेटिव हो गया। ये दोनों यहाँ पर आप स्ट्राइक इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ टेम्परेचर आपका 1875 केल्विन है। तो 1875 केल्विन से ऊपर अगर टेम्परेचर है तो कार्बन का एलिंगम डायग्राम नीचे होता है, एल्यूमिनियम का ऊपर है, मतलब कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर टेम्परेचर 1875 से कम है तो कार्बन का नीचे है, सॉरी एल्यूमिनियम का नीचे है, कार्बन का ऊपर है। और जैसा कि हमने बताया कि जिसका एलिंगम डायग्राम नीचे है वो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ हो सकता है, तो उससे कम टेम्परेचर पे कार्बन का एल्यूमिनियम डायग्राम ऊपर हो जाता है, अब वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता।
लेकिन एक पार्टिकुलर टेम्परेचर 1875 केल्विन से ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो कार्बन का एल्यूमिनियम डायग्राम नीचे है, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। ये देखिए जरा इक्वेशन से अगर हम आते हैं तो इन दोनों इक्वेशन से, जैसे कि हमने 11th में थर्मोडायनेमिक्स में किया था, हमें अपनी टारगेट रिएक्शन ये चाहिए इन दोनों इक्वेशन से। तो अगर मैं सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 1 फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 3, इक्वेशन 1 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ इक्वेशन सेकंड में से मल्टीप्लाइड बाई 3, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3C + 3/2O2 + 3CO, इसके लिए डेल्टा G2 है, और 2 एल्यूमिनियम प्लस हाफ O2 प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके लिए डेल्टा G1 है, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो साइन चेंज हो जाएंगे और हमारी इक्वेशन टारगेट इक्वेशन आ जाएगी, और ये हो जाएगी डेल्टा G0 = डेल्टा G2 - डेल्टा G1। अब हमारा काम रह गया इसमें, हैंस फॉर दिस रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा G0 मस्ट बी, तो डेल्टा G2 - डेल्टा G1। अब डेल्टा G स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए नेगेटिव होनी चाहिए। अब डेल्टा G नेगेटिव होनी चाहिए तो वो कब होगा, जब डेल्टा G2 कम हो, डेल्टा G1 ज़्यादा हो। फ्रॉम एल्यूमिनियम डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट डेल्टा G1 विल बी ग्रेटर, डेल्टा G1 विल बी ग्रेटर देन डेल्टा G2 एट टेम्परेचर मोर देन 1875 1875 केल्विन। 1875 केल्विन टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब G2 G1 से ज़्यादा होगी, सॉरी G1 G2 से ज़्यादा होगी, और हमारी डेल्टा G नेगेटिव आ जाएगी। देख लीजिए डेल्टा G2 कम होनी चाहिए, डेल्टा G1 ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी और तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और तभी कार्बन एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर पाएगा। Therefore, this reaction is possible at temperature more than 1875 Kelvin, but at this temperature bauxite और इज वोलेटाइल, वो इसमें प्रॉब्लम है, तो वो इसकी ड्रॉबैक्स आ सकती है एल्यूमिनियम डायग्राम की। तो क्या ड्रॉबैक्स हैं देखिए जरा इसमें, लिमिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम डायग्राम। द ग्राफ सिंपली इंडिकेट्स वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, बट इट डज नॉट टेल अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। ये तो बता देगी रिएक्शन होगी, लेकिन वो क्या किस स्पीड से होगी उस काइनेटिक्स को डिस्क्राइब नहीं करता। इट इज presumed that the reaction and products are in equilibrium as interpretation of delta G is based on the equilibrium constant Kc। और थर्ड है इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट है ड्रॉबैक है कि इट डज नॉट गिव द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता ये तो बता देगी, लेकिन वो सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा वो नहीं बताता है एल्यूमिनियम डायग्राम। और इसी पर एक क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, ऑल्दो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल in practical magnesium is not used for reduction of the aluminum in metallurgy। although thermodynamically feasible, हालांकि पॉसिबल है, लेकिन फिर भी कभी मैग्नीशियम को एल्यूमिनियम को रिड्यूस करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल है, वो कैसे है ये देखिए जरा, हमने एल्यूमिनियम डायग्राम किया था, ये एल्यूमिनियम डायग्राम देखते हैं, ये देखिए जरा, इसमें मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम नीचे है एल्यूमिनियम ऊपर है, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम से रिड्यूस किया जा सकता है, थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल है, लेकिन कभी भी यूज़ नहीं करते मैग्नीशियम को रिड्यूस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए मैग्नीशियम कभी भी यूज़ नहीं किया जा सकता। थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल, लेकिन यूज़ कभी नहीं करते, कारण है कि महंगा पड़ता है। फ्रॉम एल्यूमिनियम डायग्राम प्लॉट ऑफ मैग्नीशियम इज बिलो द प्लॉट ऑफ एल्यूमिनियम एंड हैंस मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिलो 1500 डिग्री सेल्सियस, बट रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय मैग्नीशियम इज़ वेरी कॉस्टली एंड इज़ अनइकोनॉमिक, लेकिन वो महंगा ज़्यादा होगा, हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से एल्यूमिनियम डायग्राम पर एक दो क्वेश्चन और भी हैं, जैसे ये है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट बिलो 983 केल्विन देन कार्बन, बट अबोव दिस टेम्परेचर रिवर्स इज ट्रू। अगर 983 केल्विन टेम्परेचर या 710 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है तब कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है, लेकिन अगर इसे टेम्परेचर कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है। इसको एक्सप्लेन करना है, तो वही आपका एल्यूमिनियम डायग्राम है। ये 3 लाइन है एल्यूमिनियम डायग्राम, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन का है, ये कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम 710 डिग्री सेल्सियस से अगर कम टेम्परेचर है तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे नीचे है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो कार्बन सबसे नीचे है, कार्बन विल बी एज रिड्यूसिंग एजेंट।
710 डिग्री सेल्सियस से नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड और 710 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कार्बन विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह से एक क्वेश्चन और भी है, इज इट ट्रू टू अंडर सर्टेन कंडीशन मैग्नीशियम कैन रिड्यूस सिलिकॉन ऑक्साइड एंड सिलिकॉन कैन रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाट आर दोज कंडीशन? कि सर्टेन कंडीशंस में मैग्नीशियम सिलिकॉन ऑक्साइड को और सिलिकॉन मैग्नीशियम ऑक्साइड को दोनों को रिड्यूस कर सकता है, दोनों एक दूसरे को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे? तो ये एलिंगम डायग्राम है, ये देखिए 1693 केल्विन टेम्परेचर है। इससे कम अगर होगा तो मैग्नीशियम का नीचे है वो सिलिकॉन ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, इससे ज़्यादा अगर होगा तो सिलिकॉन ऑक्साइड का एलिंगम डायग्राम नीचे है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। तो कंडीशन आपकी 1693 केल्विन टेम्परेचर, 1693 केल्विन टेम्परेचर, बिलो विच मैग्नीशियम विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, अबोव विच सिलिकॉन विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से एलिंगम डायग्राम पर आपके काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये आपका एलिंगम डायग्राम है और आपकी रिडक्शन प्रोसेस है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है रिफाइनिंग, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।